नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव में नए नए फार्मूले आजमा रही है, अपना सियासी दम दिखा रही है। पिछले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के 89 विधानसभा सीटों के लिए एक दिन में एक साथ मेगा चुनाव अभियान चलाया। पहले चरण की वोटिंग पर जिन सीटों पर होनी है, उन सीटों पर तमाम स्टार प्रचारकों को झोंक कर रख दिया। आज 4 कदम आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 93 सीटों के पर एक साथ वनडे मेगा अभियान चलाया। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का होने का दम दिखाया, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के नए चुनावी फार्मूले को डिकोड भी करूंगा। कांग्रेस भी गुजरात में इस बार कुछ नया कर रही है, नए चुनावी फार्मूले पर काम कर रही है। इस बार कांग्रेस ग्रामीण और आदिवासी वोटर पर पूरी तरीके से फोकस कर रही है। पहली बार जब चुनाव प्रचार में उतरे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने भी आदिवासियों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की, उस पर जोरदार तरीके से हमला बोला। राहुल गांधी के सियासी वार का पलटवार आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला, कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। गुजरात चुनाव में तेज होते सियासी घमासान का अपडेट आज मैं आपको दूंगा। आम आदमी पार्टी भी गुजरात के चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी एक फोकस पर कांग्रेस की कमजोर पर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमजोर कड़ी पर चोट करने से पीछे नहीं हट रही। आज आम आदमी पार्टी ने कठपुतली मुख्यमंत्री वाला दांव चल दिया। कैसे आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर हमलावर हो रहे हैं, इस खबर को भी आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।
भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सबसे ज्यादा कार्यकर्ता, सबसे ज्यादा नेता, सबसे ज्यादा स्टार प्रचारकों की फौज। पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यह संख्या बल हासिल किया है और चुनाव के वक्त पार्टी का दम खूब दिखता है। जिस तैयारी के साथ, जितनी बड़ी फौज के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव अभियान शुरू करती है, हर कोई हैरान रह जाता है। विरोधियों के लिए उच्च स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता। बीजेपी अपने संख्या बल के दम पर विरोधियों की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा देती है। साल 1980 में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि 18 करोड़ से ज्यादा लोग बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। इस लिहाज से देश की आबादी के करीब 13% लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी शुरू से सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही। पार्टी ने एक कद साल 2014 के बाद हासिल किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक बीजेपी सदस्यों की संख्या करीब 6 करोड़ थी और पिछले 7 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य बढ़े। आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दूसरे नंबर पर चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 9 करोड़ से ज्यादा सदस्य होने का दावा करती है। तीसरे नंबर पर अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के करीब 5 करोड़ कार्यकर्ता होने का दावा किया जाता है और सबसे खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कद 42 सालों में हासिल किया। पिछले 7 सालों में पार्टी ने 18 करोड़ सदस्यों का आंकड़ा टच किया। बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल किया, जबकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को इससे कम आंकड़ा हासिल करने में 100 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं, जब पार्टी सबसे बड़ी है तो चुनाव अभियान भी सबसे बड़ा क्यों ना। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बीजेपी गुजरात में प्रचार कर रही है, उसे देखकर तो यही एहसास होता है कि गुजरात की जीत को बड़ी करने के साथ बीजेपी का फोकस अब का सियासी सामर्थ्य बढ़ाने पर भी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का चुनावी दमखम भी उसी अंदाज में हो, यह कोशिश भी बीजेपी की प्रचार प्रणाली में दिखता है। इसके लिए गुजरात चुनाव के बेहतर क्या हो सकता है? गुजरात के मॉडल के साथ अच्छे से फिट बैठता है। गुजरात की जीत गुजरात का मॉडल की जीत है। गुजरात मॉडल की जीत बीजेपी के आगे की जीत में मददगार साबित होगी। गुजरात मॉडल की जीत साल 2024 की राह आसान करेगी और यही वजह है कि बीजेपी गुजरात में सबसे बड़े प्रयोग में खूब काम हो रही है। जीत बड़ी करने के साथ कई सारे चुनावी फार्मूले भी खूब आजमा रहे हैं। पिछले शुक्रवार को बीजेपी ने एक दिन में एक साथ 89 सीटों पर तूफानी प्रचार किया। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होनी है।
दूसरे चरण के अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने सभी सीटों पर एक दिन में एक साथ अपनी पार्टी के सारे दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। आज बीजेपी 4 कदम और आगे बढ़ गई। आज यानी मंगलवार के दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन में एक साथ 93 सीटों पर अपना दम दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे के चरण की वोटिंग के लिए बाकी के बचे 93 सीटों पर एक साथ तूफानी प्रचार किया। कारपेट बॉम्बिंग स्टाइल में चुनाव अभियान चलाया और एक बार फिर बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री एक साथ अहमदाबाद में चुनाव प्रचार करते नजर आए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नरोदा में कार्यक्रम किया। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर बेजलपुर में दिखे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मणिनगर में, तो सांसद मनोज तिवारी बापूनगर में माहौल बनाते नजर आए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दांती लीमड़ा में और गजेंद्र सिंह शेखावत असरवा में चुनाव प्रचार करते नजर आए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगलवार को अमित शाह, जेपी नड्डा ने बीजेपी की 4 रैलियों को संबोधित किया। अमित शाह की पहली जनसभा सुबह 11 बजे के करीब खंबात विधानसभा में हुई, जबकि दूसरी रैली बानसकांठा के थराट विधानसभा में हुई। तीसरी जनसभा बानसकांठा के तीसा विधानसभा में हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह की चौथी जनसभा अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा में हुई। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुबह 11 बजे के करीब शेहरा विधानसभा से शुरुआत की। दूसरी जनसभा चाणस्मा में हुई। तीसरी रैली सिद्धपुर में हुई। चौथी जनसभा करने जेपी नड्डा अहमदाबाद के निकोल विधानसभा पहुंचे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात चुनाव में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, वार पलटवार तेज हो रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग का दौर तेज होता जा रहा है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले बयान पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। खंबात की रैली में अमित शाह ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा था। अमित शाह ने राम मंदिर के उद्घाटन की बात करते हुए कहा कि राहुल बाबा को अयोध्या का टिकट बुक करा लेना चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को वहां भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब गुजरात विधानसभा चुनाव को देखकर कांग्रेस ने पटेल की तारीफ शुरू कर दी। देश के पहले प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार भी सादे तरीके से किया गया था। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक है।
होम मिनिस्टर अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, 3 तलाक के कानून का मसला हो, कांग्रेस इनका समर्थन करते रही। कांग्रेस को अपने वोट चले जाने का डर है, लेकिन अब कांग्रेस का वक्त चला गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय शुरू हो गया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। રાહુલ બાબા 2019ની ચૂંટણીમાં આજ ગુજરાતમાં ભરૂચમાં કહેતા હતા મંદિર વહી બનાएंगे तिथि नहीं बताएंगे। મંદિર બનાવવાની વાત તો કરે પણ તારીખ જ નથી કહેતા। રાહુલ બાબા એક તારીખ લખી લો। હું કઈ જઉં છું આજે ડીસાની મેદાનમાં હજારો લોકોની વચ્ચે 1 જાન્યુઆરી 2024 અયોધ્યા પહોંચો, ગગનચુંબી રામ મંદિર ત્યાં આગળ તમારા માટે તૈયાર। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बानसकांठा में कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जिस सरदार पटेल सरोवर योजना की भूमि पूजन उनके जन्म के वक्त साल 1961 में किया गया था, उसका उद्घाटन 5 दशक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। અને આ બે બનાસકાંઠાની જીવાદોરીઓ છે અને કોંગ્રેસીઓ આજે વોટ લેવા આવે ત્યારે પૂછજો એમને, આટલા વર્ષો સુધી આ નર્મદા યોજનાને કોણે રોકી? નર્મદા યોજનાનું ભૂમિ પૂજન જવાહરલાલ નહેરુએ મારા જન્મ પહેલા કર્યું હતું। મને 58 થી 58 મારા જન્મ પહેલા ભૂમિ પૂજન કર્યું, પણ એની પર નામ રખાઈ ગયું સરદાર પટેલનું। ખલાસ પછી ગાંધી નહેરુ પરિવાર યોજનાના આગળ જ ના વધવા દે। એ દિવસે ભૂમિ પૂજન કર્યું હતું તે 2005 સુધી કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો, ત્યાં સુધી નર્મદા યોજના ઠેલાઈ ગઈ। કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યા પછી આ કોંગ્રેસિયા માનતા નતા। નરેન્દ્રભાઈએ આ મરણ ઉપવાસની જાહેરાત કરી અને અમદાવાદમાં ઉપવાસ પર બેઠા અને દિલ્હીની સરકારને ઘૂંટના ટેકવાની ફરજ। और भारतीय जनता पार्टी के गुजरात चुनाव अभियान के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बीजेपी को अच्छे से पता है कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे किसी की कोई महत्व नहीं। उन्होंने कहा कि गुजरात के विकास के लिए जो कुछ भी किया है आज भी हर गुजराती के दिलो दिमाग पर हावी है। देश के विकास के लिए, देश के विश्वगुरु बनने के लिए प्रधानमंत्री जिस तरीके से जुटे हैं, हर गुजराती को गर्व का एहसास कराता है। और यही वजह है कि गुजरात के चुनाव प्रचार में बीजेपी का हर नेता अपनी बात प्रधानमंत्री मोदी से शुरू करता है और प्रधानमंत्री मोदी के जिक्र के साथ खत्म करता है। आप सुनिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। जो मीडिया के माध्यम से जो जानकारी अभी तक हासिल हुई है, यहां तो मुकाबला एक तरफा है, भाजपा ही भाजपा। और मुझे लगता है कि अब की बार गुजरात इतिहास बनाने वाला है। सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े अंतर के साथ जीत, चाहे वो मत प्रतिशत की बात कहें, चाहे हम सीटों की बात कहें। और उसकी वजह है कि गुजरात का जो डेवलपमेंट का मॉडल जिस प्रकार से लोगों के दिल दिमाग में आज बैठा है, लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो महत्वपूर्ण बात है कि इस गुजरात प्रदेश में यहाँ की माटी से निकले हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके प्रति जिस प्रकार का स्नेह गुजरात के लोगों का है, तो सारी बातें एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी की बात आती है, उनके चेहरे पर नजर जाती है, उनके काम पर नजर जाती है बतौर मुख्यमंत्री, तो लोग उन सारी चीजों को कभी भूल नहीं सकते। और उस योगदान को स्मरण करते हुए आज वो पूरे देश भर में योगदान दे रहे हैं भारत को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक मन में एक लोगों के बहुत गहरा एक भाव है कि हमको
और ताकत देनी चाहिए और मजबूती देनी चाहिए नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। और ऐसे गौरवमय पल जब गुजरात को प्राप्त हुए हैं, इसमें कहीं भी कमी नहीं छूटनी चाहिए गुजरात की जनता की ओर से। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिश्वा ने भी मोर्चे पर डटे नजर आए। गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार किया। आज हेमंत ने अहमदाबाद के नरोदा विधानसभा के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, क्या कुछ कहा है, महाराष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ा है। मैं कहां से आता हूं? मैं असम से आता हूं। मां कामाख्या का धरती से आया हूं। हमारा प्रदेश और उत्तर पूर्व को ही और एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, हम साइना का सीमा का साथ हम लोग एक ही साथ रहता हूं। एक तरफ साइना है, एक तरफ भारत है। 1962 में साइना ने भारत को आक्रमण किया। भारत का सेनाओं को सीमा तक जाने के लिए दो सप्ताह चाहिए। इसलिए हमारा तरफ रोड नहीं है, हमारा तरफ ट्रेन नहीं है, हमारा तरफ कोई एयरपोर्ट नहीं है। साइना का तरफ पूरा पक्का रेलवे है, पक्का एयरपोर्ट है, पक्का रास्ता है। चाइनीज आर्मी 2 घंटा में भारत को पूरा भारत का सेनाओं को डोमिनेट करते हुए, इसलिए हमारा सेना का छोटी टुकड़ी था, रीएनफोर्समेंट संभव नहीं था, असम का बीच तक आ गया और हम युद्ध हार गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, अगर आज आप उत्तर पूर्व में जाते हैं तब आपको दिखाई देगा चाइनीज बॉर्डर तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा बड़ा रास्ता बनाया है, रेल लाइन बनाने का काम शुरू किया है और आज हर जगह में हवाई अड्डा का चालू हुआ है। अगर आज चाइनीज को भारत का बॉर्डर आने के लिए 2 घंटा चाहिए, भारत का आर्मी बॉर्डर जाने के लिए खाली 1 घंटा चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह चमत्कार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को बड़ी जीत में बदलने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज जेपी नड्डा ने 4 रैलियां की हैं। 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने पूरी तरीके से माहौल बनाया। जेपी नड्डा ने आज आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि चुनाव खत्म होते ही आप नेता गुजरात छोड़ देंगे। आम आदमी पार्टी को जेपी नड्डा के बैनर पर आधारित पार्टी बताया, तो वहीं बीजेपी को कैडर आधारित पार्टी बताया। कल राहुल गांधी ने आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। उनका जवाब आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया। आदिवासियों की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कहा। और क्या कुछ जेपी नड्डा ने अपने भाषण में कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहूंगा। आप देखिए, 75 साल आजादी को हो गए, 75 साल, और लगभग 70 साल तो आपको एक अच्छे इलाज के लिए आपको चिंता करनी पड़ी। दिलीप भाई, आप शायद एमएलए 98 में बने थे, 99 में आप एमएलए बने। आपको याद होगा कि आपके समय में आप गरीबों के लिए दिल का ऑपरेशन करने के लिए आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से मांगते। मैं ठीक बोल रहा हूं? और आपको कई बार 75,000 मिलता था, कई बार 1 लाख मिलता था। अब इलाज कराएं, मरीज बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं। एक समय था जब आपको लीवर का ऑपरेशन कराना होता था गरीब आदमी का, तो आप लिखते थे कि हमको 2 लाख, हमको 3 लाख चाहिए। कभी मिल जाता था, कभी नहीं मिलता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मुझे
समय मोदी जी ने आयुष्मान भारत की स्कीम लाई और और इसीलिए आपने अभी दिलीप भाई का वक्तव्य सुना, मैं गुजराती में समझ रहा था। वो पानी की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जनसामा की समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया। इसके पहले ये कंस्टिट्यूंसी समी के नाम से जानी जाती थी और उस समय आपने 90% नर्मदा का पानी लाकर आपने समी पे पानी पहुंचाया। आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी रण में पूरा जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में भारी भीड़ जुट रही है। आम आदमी पार्टी के फ्री वाले चुनावी वादों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। अरविंद केजरीवाल को सुनने के लिए भीड़ जुट रही है। वोट में कितना कन्वर्ट होती है देखने वाली बात है। आज द्वारका जिले के खंबालिया के दौरान जनसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को निशाने पर लिया, उन्हें कठपुतली मुख्यमंत्री बताया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। ये कई टीवी चैनल वाले इधर उधर के सर्वे दिखाते हैं, असली सर्वे 8 तारीख को आएगा, 8 दिसंबर को आएगा। और दोस्तों, मैं पूरे गुजरात में घूम रहा हूं अभी। इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। किसको परिवर्तन चाहिए? सबको परिवर्तन चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। परेशान हो चुके हैं सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन से। 27 साल के अंदर इनमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया इनमें। ये इंसान को इंसान नहीं समझते ये लोग। अब लोग इनको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पहले जनता के पास मौका नहीं था, पहले जनता के पास विकल्प नहीं था। लोग इनको हटाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी। कांग्रेस इनके साथ अंदर अंदर इन दोनों का, जैसे शादी के पहले होता है ना, लड़का और लड़की छुप छुप के मिलते हैं। लड़का लड़की छुप छुप के मिलते हैं। उनसे पूछो, बोलते हैं नहीं कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। ऐसे ही कांग्रेस और बीजेपी वालों से पूछो, कहते नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है, दोस्ती है बस। मैं अब उनको बोलता हूं बहुत हो गया, तुम्हारा पोल खुल चुकी है, अब शादी कर लो जल्दी से तुम दोनों। सबको पता चल गया तुम मियां बीवी हो, शादी कर लो। तो जनता के पास विकल्प नहीं था। एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की, दोनों मिले हुए थे दोनों। अब असली मौका आया है, अब असली इनको हुंकार देने वाली पार्टी आई है, इनको ललकार देने वाली पार्टी आई है। इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे बात करने वाली, इनसे हिसाब लेने वाली पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी अपने सीएम फेस इशुदान गढ़वी को लेकर काफी ज्यादा माहौल बना रही है, जबकि बीजेपी साफ कह चुकी है कि बीजेपी के जीतने के बाद भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे। गुजरात की जनता किस पर मोहर लगाती है? जनता परिवर्तन पर मोहर लगाती है या फिर विकास के वादे के साथ आगे बढ़ती है? जनता के फैसले के लिए 8 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात।